हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस का सेकंड पार्ट। जी हाँ, लास्ट वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं उसमें मैंने बताया है किस तरीके से सेल्स के बारे में, सेल्स है या फिर एक्सचेंज है या ट्रांसफ़र है, किस तरीके से सप्लाई कंसिडर किया जाता है। तो इस वाले वीडियोस में हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे किस तरीके से फर्दर और भी चीज़ें हमारे जानने के लिए इन केस में क्या होता है, हमें सप्लाई किस तरीके से माननी है, कंसिडरेशन के बारे में पढ़ेंगे, ये सारी बातें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 रेंटल से। रेंटल क्या है, देखिए मैं बता दूं रेंटल के बारे में। एक्चुअली ओनर जब ओनर किसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का ऑनर होता है, वो रेंट पर देता है। जैसे कि कोई भी आप मकान रेंट पर देते हैं तो आपको क्या देना होता है, अमाउंट पे करना होता है वहाँ पर मंथली रहने के लिए। तो उस पर जीएसटी किस तरीके से लगता है ये देखेंगे। क्या वो सप्लाई है या नहीं है जो आप पैसे देते हैं। सप्लाई है तो कौन जीएसटी लायबल होगा पेबल पे करने के, ये सब सारी बातें समझेंगे। तो देखिए क्या है, पीरियडिकल पेमेंट फॉर यूज ऑफ अनदर प्रॉपर्टी, किसी और की प्रॉपर्टी यूज करके हम क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। रेंट इज टू पे ऑन मंथली, पे कर रहे हैं रेंट। देन मिस्टर ए ओन्स अ रेजिडेंशियल बिल्डिंग इन अ प्राइम कमर्शियल लोकेलिटी। इनकी एक अपनी रेजिडेंशियल बिल्डिंग है और ये क्या करते हैं, लार्ज वैकेंट लैंड इन दी बैकयार्ड में है इनके, जो कि रेंट पर दे देते हैं 1,80,000 रुपीज में फॉर पार्किंग कॉन्ट्रैक्टर को। मिस्टर बी हु हैज सेटअप पार्किंग फैसिलिटी सेटअप कर देते हैं वहां पर। इट इज अ टैक्सेबल सप्लाई, ये क्या है, टैक्सेबल सप्लाई है ऑफ द सर्विस एंड हैंस मिस्टर ए इज लायबल टू पे जीएसटी। ठीक, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है किस तरीके से यहाँ पर पे हुआ है। नेक्स्ट देखिए, मिस्टर एक्स इज द ओनर ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग इन अ कमर्शियल लोकेलिटी। ग्राउंड फ्लोर इज गिवन ऑन रेंट टू मिस्टर वाई फॉर monthly rent of 60,000. Mr. Y uses the same as his residence. यहाँ पर ये पॉइंट थोड़ी सी जानने वाली बात है क्या, कि वाई यूज कर रहे हैं उसको सेम एज हिज रेजिडेंस के बतौर। तो फिर इट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस, सप्लाई ऑफ सर्विस तो है, लेकिन क्या है ये स्पेसिफिकली एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम जीएसटी से। तो हेंस एक्स इज नॉट लाइबल टू पे जीएसटी, ये बात ध्यान रखनी है। लीज पर देखिए, लीज तो आपको पता ही होगा कि कोई भी प्रॉपर्टी हम किसी का एग्रीमेंट करते हैं फॉर अ सर्टेन पीरियड के लिए, तो उसको लीज कहा जाता है। तो किस तरीके से सप्लाई होगा इस केस में, ये देखते हैं। अ लीज is an agreement whereby the lessor conveys to the lessee to in return for payment of or series of payments the right to use an asset। राइट दे देता है उस एसेट्स का यूज करने के लिए फॉर एन एग्रीड पीरियड के लिए ऑफ अ टाइम। अ लीज मे बी फाइनेंशियल लीज और ऑपरेटिंग लीज। मैसेज एम बैंक लिमिटेड गिवन एन एसेट्स अंडर फाइनेंशियल लीज, मैसेज एन लिमिटेड को दे देती है एसेट्स, ठीक है, फाइनेंशियल लीज के अंडर। रिपेमेंट ऑफ फाइनेंशियल लीज मेड बाय द कस्टमर टू द बैंक 80 लाख रुपीज विच इंक्लूड्स अ प्रिंसिपल अमाउंट 50 लाख। तो देखिए यहाँ पर क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट इंक्लूड है, तो उससे कोई मतलब नहीं है आपको पूरे ये क्या माना जाएगा, क्या है ये टैक्सेबल सप्लाई है, तो आपको जीएसटी पे करना होगा। नाउ नेक्स्ट इज डिस्पोजल। डिस्पोजल तो पता ही है, जब शट डाउन कर देते हैं हम अपने बिजनेस का, तो फिर क्या करते हैं, सारी एसेट्स को बेच देते हैं। तो उस केस में लाइबिलिटी बनती है टैक्स पे करने की। ओके, बस इतना सही है इस केस में डिस्पोजल के बारे में। नाउ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन की बात करते हैं हम। कंसिडरेशन होता है समथिंग इन रिटर्न, ठीक है। अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा उसके बदले में, पेमेंट मिलेगी। तो फर्दर उसके बाद हमें क्या करना है, जीएसटी लायबिलिटी बनती है, ये सारी बातें देखनी पड़ेगी। और एक बात और ध्यान रखनी है क्या, कि सब्सिडी, इस पहली बात हुई है यहाँ पर कंसिडरेशन की, अगर सब्सिडी इंक्लूड होती है, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट देती है, तो वो सप्लाई नहीं मानी जाएगी। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। क्या बोला है कि दी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ वेदर बाय द रिसिपिएंट और बाय एनी अदर पर्सन बट शैल नॉट इंक्लूड नहीं होना चाहिए, क्या, सब्सिडी इंक्लूड नहीं होना चाहिए। यहाँ पे भी वही बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, डोनेशन और चैरिटी के बारे में। डज नॉट अट्रैक्ट, जीएसटी अट्रैक्ट नहीं करेगा। देखिए यहाँ पर क्या है, आलिया ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड, अ ट्रैवल एजेंट बुक टिकट फॉर कस्टमर मिस्टर जेड।
Travel agent raises invoice on customer Mr. Z for transportation of passenger by air 10,000 and his commission of 500 rupees. देखिए एंटायर अमाउंट हो गया हमारे पास कितना 10,500, बट क्या है यहाँ पर 500 जो उसका कमीशन है उसको कंसिडर किया जाएगा क्या, कंसिडरेशन, एज अ कंसिडरेशन। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, अच्छे से समझ जानी है। नेक्स्ट देखिए, मैसेज एस एल लिमिटेड बीइंग एन ऑथराइज्ड डीलर है ऑफ द टीटी ब्रांड, रेंडर्ड सर्विस करते हैं टू बाय अ कार। ठीक, बट पेमेंट इज मेड टू ऑथराइज्ड डीलर बाय द टीटी कंपनी। टीटी कंपनी को पेमेंट जो होती है वो किसी ऑथराइज्ड डीलर को होती है, यानी थर्ड पर्सन कर रहा है पेमेंट। तो इस केस में क्या होगा, सप्लाई तो होगी लेकिन लायबल टू पे टैक्स कौन होगा, वो एल लिमिटेड होगा। ठीक है, जो वो थर्ड पर्सन कर रहा है, मतलब थर्ड पर्सन के थ्रू की जा रही है सर्विस प्रोवाइड, तो वो ही क्या मान ली जाएगी, इन केस ऑफ द थर्ड पर्सन भी हमारी क्या होती है, सप्लाई मान ली जाती है। कंसिडरेशन इंक्लूड नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन। देखिए नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं है, तो किस तरीके से पेमेंट कर रहे हैं ये देखते हैं। एग्रीगेट ऑफ पेमेंट रिसीव्ड इन मनी एंड मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द एक्ट और फॉरबियरेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूट कंसिडरेशन। कहाँ गया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर था हमारा क्वेश्चन नंबर 20, एग्जाम्पल नंबर 20। A sports club agrees to hire service of cricket player Mr. C for a consideration 2 crore. In addition to this, aggregate provides that the player shall be provided with the car value 20 lakh. यानी कि सम टोटल कितना हो गया 2 करोड़ 20 लाख। तो एंटायर वैल्यू जो हो जाएगी वो कंसिडर की जाएगी। ओके, एंड सब्जेक्ट टू टैक्स दिया जाएगा उस पर। एग्जाम्पल नंबर 21, मिस्टर एक्स सेल्स ऑफिस furniture to Mr. Y on the condition that donation of 10,000 is payable by Mr. Y to a trust. डोनेशन की बात हो रही है। The amount 10,000 is paid by Mr. Y by reason purchase of furniture. Hence 10,000 will be treated as consideration. फर्नीचर खरीदने की बात हो रही है तो फिर क्या हो जाएगा, ये कंसिडरेशन मान लिया जाएगा एंड हैंस लायबल टू पे जीएसटी। नेक्स्ट, Mrs. Dev Limited agreed to sell its business to Mrs. R.N. Limited for a consideration 50 lakh। बेचने के लिए तैयार है ये अपना बिजनेस। एग्रीज डेट विल नॉट कंडक्ट सेम, और एग्री करने कि 10 साल तक उनको क्या करना है, वो बिजनेस नहीं करना है, सिमिलर बिजनेस नहीं करना है। उसके लिए वो अलग से 20 लाख जो है वो पे करते हैं, तो पूरा जो टोटल है 70 लाख वो क्या हो जाएगा, कंसिडरेशन का अमाउंट हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। इसी तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं, 5 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे आपको और बस आपको सॉल्व कर देने, इसी तरीके से स्टेटमेंट लिख देनी है। मिस्टर ए ड्यूरिंग लॉन्ग ड्राइव विद हिज वाइफ बेला वायलेटेड ट्रैफिक रूल्स। वायलेट करते, देखो नो कंसिडरेशन की बात हो रही है। अब इन्होंने ट्रैफिक रूल वायलेट कर दिया है, वायलेशन कर दिया है, फाइन देना पड़ गया है, तो यहाँ पर समथिंग इन रिटर्न नहीं है, यानी कि फाइन पे किया गया, इनको कुछ मिल नहीं रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये सप्लाई क्या सॉरी ये कंसिडरेशन माना जाएगा क्या, द प्रोविजन विल नॉट कंसिडर्ड एज कंसिडरेशन। ये जो प्रोविजन है कंसिडरेशन का नहीं है। और किस केस में नहीं होता, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जानना। ग्रांट टू पॉकेट मनी दी जा रही है तो भी कंसिडरेशन नहीं होगा, गिफ्ट रिवॉर्ड दिया जा रहा है तो भी नहीं होगा, अमाउंट पेड ऑन एलिमनी ऑफ फॉर डाइवर्स, डाइवर्स के केस में भी पैसा दिया जा रहा है तो भी नहीं माना जाएगा कंसिडरेशन। Subsidy given by the government to benefit the farmers cannot be considered additional consideration। ये भी इसी केस में देखिए सब्सिडी जा रही है, हमने पहले ही पढ़ लिया था, इसको भी कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। डिपॉजिट किया है, कोई रिफंड मिल गया है तो कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा और अट्रैक्ट जीएसटी भी नहीं करेगा। हाँ, अगर कुछ पहले से पेड किया गया है तो उसका क्या कर सकते हैं, रिफंड मिल जाएगा। किस चीज़ का, जीएसटी का, अगर ऑलरेडी पेड होता है तो। क्लैरिफिकेशन क्या है सीबीएसई की, इक्विपमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट सेंड किए मैन्युफैक्चर को रिपेयर्स एंड कैलिब्रेशन विद इन इंडिया ऑन अ रिटर्नेबल बेसिस, रिटर्नेबल बेसिस पर है। इज इट सप्लाई, क्या ये सप्लाई मानी जाएगी, नहीं मानी जाएगी सप्लाई, क्योंकि यहाँ सेल नहीं है। ठीक है, सो नेक्स्ट देखिए, एक्स लिमिटेड सप्लाई स्पेयर
पार्ट्स फ्रीली टू रिप्लेस ड्यूरिंग वारंटी पीरियड की भी बात हो रही है, तो भी यहाँ पर जीएसटी नॉट चार्जेबल और सप्लाई नहीं मानी जाएगी और विदाउट कंसिडरेशन है। वारंटी पीरियड में ध्यान रखनी है, ये सप्लाई नहीं होगी। पेनल्टीज लेविड ऑन अ लेट पेमेंट और एडवांस पर हमने समझ लिया था क्या कि यस दीज आर दी टैक्सेबल अंडर जीएसटी। सर्विस प्रोवाइडेड बाय द मेंबर ऑफ जॉइंट वेंचर। देखिए जॉइंट वेंचर मैं बता दूं क्या होता है। जॉइंट वेंचर के केस में मेंबर्स क्या होते हैं कि सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। अगर सेपरेट करवाते हैं तो हर एक मेंबर जो है वो लायबल होगा जीएसटी पे करने के लिए। अगर सेपरेटली ना होकर वो जॉइंटली काम करते हैं तो वो नहीं माना जाएगा कि ये क्या है, फॉर द सप्लाई, ठीक है। सर्विस फॉर द सप्लाई नहीं माना जाएगा। देखिए किस तरीके से एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 30 देखिए क्या है। देयर आर 4 members in the joint venture including the operating member and each one contributes 100 rupees part of their share। टोटल अमाउंट हो गया हमारे पास 400। दी ऑपरेटिंग मेंबर्स परचेज मशीनरी परचेज करते हैं 400 की। द जॉइंट वेंचर टू बी यूज इन ऑयल प्रोडक्शन, ठीक है। जॉइंट वेंचर तो इस केस में क्या मान लिया जाएगा कि मेयरली सिर्फ क्या हुआ है यहाँ पर कि इन द नेचर ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन हुआ है, देयरफॉर ट्रांजैक्शन इन मनी इट विल नॉट बी सब्जेक्ट मैटर ऑफ जीएसटी, ठीक है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन हुआ है सेपरेट यानी कि सबका। अगर यही इस केस में देखिए नीचे वाले केस में क्या किया गया है, नीचे वाले केस में हर एक मेंबर ने अपने ही यानी कि कंट्रीब्यूशन हुआ है लेकिन सब ने अपनी अपनी मशीन खरीद ली और उससे सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा, जीएसटी हर एक मेंबर के हैंड में लायबिलिटी बन जाएगी जीएसटी की, ठीक। कंक्लूजन देखिए, एनी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ विदाउट कंसिडरेशन इज नॉट अ सप्लाई अनलेस इट इज डीम्ड टू बी अ सप्लाई अंडर जीएसटी लॉ, ठीक है। सेक्शन 7(1)(b) देखिए किस तरीके से इंपोर्ट की बात हो रही है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट। देखिए यहाँ पर कंसिडरेशन का होना जरूरी है, इंपोर्ट का होना जरूरी है। और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो इसको हम एक्सेप्शन लेकर चलते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। लेकिन मेन यहाँ पर क्या देखना है, इंपोर्ट और कंसिडरेशन देखना है, देखिए, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं हम डायरेक्ट। Suppose a supply of service for 1 crore was initiated prior to introduction of GST. A payment of 20 lakh has already been made to the supplier and service tax has also been paid to the same. तो यहाँ पर IGST बन जाएगी किस पर, 80 लाख पर बन जाएगी, ठीक है। बात आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डाटा रिट्राइवल सर्विस वेयर इंपोर्ट की गई है फ्री सर्विस फ्रॉम द गूगल एंड फेसबुक लोकेटेड इन इंडिया विदाउट एनी कंसिडरेशन से इज इट सब्जेक्ट टू जीएसटी। देयर इज नॉट कंसिडरेशन यहाँ पर नहीं है, हैंस जीएसटी नहीं होगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इंपोर्ट डाउनलोडिंग अ सॉन्ग फॉर कंसिडरेशन है, ठीक है। अब भले ही देखिए बिजनेस नहीं है यहाँ पर, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, लेकिन ये क्या सप्लाई होगा, यस एन आईजीएसटी लेविड हो जाएगा यहाँ पर। मिस्टर सी ऑफ चेन्नई पेड फीस फॉर ऑनलाइन कोचिंग ऑब्टेन्ड फ्रॉम टीचर लोकेटेड इन यूएसए फॉर कोचिंग। यहाँ पर भी देखिए क्या है, इज इट अ सप्लाई, यस दिस इज अ सप्लाई। क्या क्यों, क्योंकि क्या है, ये फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है बट कंसिडरेशन तो है ना। और कौन पे करेगा यहाँ पे, मिस्टर सी पे करेंगे। नेक्स्ट माइक्रो अपैरल्स इन चेन्नई तमिलनाडु अवेल्स फैशन डिजाइनिंग सर्विस अवेल करते हैं, तो जीएसटी पे करेंगे, ऑब्वियसली कंसिडरेशन है यहाँ पर, ठीक है। तो इतना इजी है, बताइए क्या इसमें मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड क्या है इसमें, ठीक। तो ये आपको बस थोड़ा थोड़ा समझ लेना है। नेक्स्ट इंपोर्ट ऑफ सम सर्विसेज बाय एन इंडियन ब्रांच। देखिए मैं बता दूं इस केस में क्या होता है, इंडियन ब्रांच अगर पेरेंट कंपनी से ले रहा है, ठीक है, पेरेंट कंपनी से कोई सर्विस ले रहा है तो क्या मान लिया जाएगा, टैक्सेबल सप्लाई मान ली जाएगी और आईजीएसटी पे करना होगा। तो ये इतनी सी बात है इसमें बस, और ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक। अब देखिए क्या है सेक्शन 1C। देखिए ए बी सी पर आ गए हैं हम।
इस वाले केस में क्या है, शेड्यूल 1 में स्पेसिफाइड एक्टिविटीज है मेड एग्री टू बी मेड विदाउट कंसिडरेशन। अब यहाँ पर विदाउट कंसिडरेशन की बात हो रही है, पहले क्या था, कंसिडरेशन था, फिर नो कंसिडरेशन, सॉरी कंसिडरेशन था लेकिन क्या है, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं था, यहाँ पर कंसिडरेशन नहीं है। परमानेंट ट्रांसफर ऑफ डिस्पोजल शेड्यूल 1 में है, ये बात ध्यान रखनी है, परमानेंट ट्रांसफर डिस्पोजल कर दिया गया बिजनेस एसेट्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट अनवेल्ड होना चाहिए। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन related person or between distinct person as specified in section 25 when made in course of furtherance of business provided that gift not exceeding 50,000 है, ये याद रखनी है बात को, valued in financial year by the employer to employee shall not be treated as supply। ठीक है, अगर 50,000 से ज़्यादा का नहीं है गिफ्ट तो सप्लाई नहीं मानी जाएगी। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अ प्रिंसिपल ऑफ हिज एजेंट वेयर द एजेंट अंडरटेक द सप्लाई तो भी मान लिया जाएगा सप्लाई, बाय एन एजेंट थ्रू, ये भी मैं हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय वे ऑफ पर्सन रिलेटेड टू पर्सन फ्रॉम एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट, ये भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है ये वाला लास्ट वाला केस कौन सा, पेरेंट वाला ब्रांच वाला था जो अभी हमने पढ़ा। देखिए, परमानेंट डिस्पोजल or disposal of assets, all kind of disposal or transfer of business assets made by an entity on permanent basis even without consideration will be treated as supply provided ITC has been availed होना चाहिए। Mrs. Z Limited upgrades the computer system. The existing computers and laptops which do not support the upgraded version donated to the trust. This amount to permanent transfer of the business assets. The same will be treated as the supply of goods and liable to pay GST in the hands of Z Limited, provided if the company avail the input tax credit on such computers and laptops. Okay. आई होप आप लोगों को ये एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा। देखिए, जिस तरीके से कॉन्सेप्ट बोला उसी तरीके से एग्जाम्पल है, बहुत सिंपल सी बात है। मिसेस शंकर प्राइवेट लिमिटेड बीइंग अ ट्रेडर इन क्लोथ्स permanently transfer 50% of its stock to a society free of cost. In this case, transfer of business stock would amount to supply if the company had availed ITC on purchase of cloth. क्या कहा गया है एक बार मैं बता देता हूँ आपको। मिसेस शंकर प्राइवेट लिमिटेड बीइंग अ ट्रेडर है, वो क्लॉज के जो कि परमानेंटली ट्रांसफर कर देते हैं 50% ऑफ इस स्टॉक टू दी सोसाइटी फ्री ऑफ कॉस्ट, सोसाइटी को फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ट्रांसफर ऑफ द बिजनेस स्टॉक वुड बी अमाउंट टू सप्लाई मान लिया जाएगा, और इस पर इन्होंने क्या किया होगा, पहले से ही ITC ले लिया होगा। ओके, इतनी सी बात है बस। नेक्स्ट, मिस्टर दास परचेज अ कार फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए कार खरीदते हैं एंड आफ्टर अ ईयर, एक साल के बाद उसे बेच देते हैं कार डीलर को फॉर 2 लाख रुपीज। विल द ट्रांजेक्शन विल बी अ सप्लाई इन टर्म्स ऑफ GST? दिस ट्रांजेक्शन इज नॉट अ सप्लाई। Okay, moreover supply is made by individual is not in the course of furtherance of business. Further, no input tax credit was admissible on such car at the time of its acquisition as it was meant for non-business use. आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। देखिए, दो ऊपर जो बातें हुई हैं वो फर्दर बिजनेस था, यहाँ पर कोई बिजनेस नहीं है, पर्सनल यूज के लिए गया था और उन्होंने फिर बेच दिया। आई थिंक ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये लास्ट पेपर में आ चुका है, आप लोग एक बार देख सकते हैं। मिस्टर रहीम परचेज अ कार फॉर बिजनेस, अब देखिए यहाँ बिजनेस यूज के लिए है आफ्टर 2 years, तो सिंपल सा है, यस ये क्या हो जाएगा। अब देखिए कंजम, अब इन्होंने क्या किया है, ट्रांसफर द कार फॉर पर्सनल कंजम्पशन टू यूज एट होम। इन्होंने 2 साल बाद क्या कर लिया, इन्होंने कंजम्पशन कर लिया, सॉरी पर्सनल यूज के लिए 2 साल बाद। विल ट्रांजेक्शन बी सप्लाई, क्या ये सप्लाई मान लिया जाएगा? देखिए, यूज करने के बाद उन्होंने ट्रांसफर कर दिया है, तो ये कौन सी सप्लाई है, पर्सनल यूज के लिए किया है। तो नो, बिकॉज द सप्लाई इज नॉट मेड बाय द इंडिविजुअल इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। फर्दर, इनपुट टैक्स क्रेडिट विल नॉट बी एडमिसिबल ऑन सच कार at this time, acquisition will not be supplied. Okay, Mrs. M and Company, a sole proprietor, is in the business of selling furniture. Its owner took a set of furniture to furnish the house permanently house के लिए ले गया अपना। देखिए, बार बार यही बात आ रही है, अगर सेल्फ यूज होता है तो क्या होता है,
ट्रांसफर ऑफ तो यहाँ सप्लाई नहीं होगी, ये बात ध्यान रखनी है। एंड बिकॉज क्रेडिट इज नॉट अलाउड इन केस ऑफ पर्सनल कंजम्पशन के लिए, यहाँ पर ये पॉइंट आप हर केस में ऊपर भी यही लिखेंगे, पर्सनल कंजम्पशन के लिए करता है तो कोई सप्लाई नहीं होती है, तो कोई जीएसटी नहीं लगेगा इस पर। चलिए आज ये 43 एग्जाम्पल पे। मैसेज टी लिमिटेड is in the business of hotel. He purchased AC for business purpose and after 2 years he transferred the AC director without consideration. Without consideration ट्रांसफर की जाती है डायरेक्टर को। Will the transaction be supply in the terms? देखिए क्या, yes it is deemed to be supply as per the schedule 1. सिंपल है। ओके, सो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। एंड नेक्स्ट में हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन, इसमें देखेंगे नेचर्स जो है हमारे, नेचर सर्विस, ये सारी बातें पढ़ेंगे क्या डिफरेंसेस है। सो अभी तक जिन लोगों ने ये सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन या अपडेट मिल जाए। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड ऑल द बेस्ट।